जिंदगी में जो हम बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं और जिनको हम मामूली समझते हैं, इन गलतियों को सुधारने के लिए जरूर कोई मसीहा हमारी जिंदगी में आता है। आज की कहानी ये सच बीती है। एक लड़की की माँ और इनकी सहेली की सहेली ने सिखाया माँ को ऐसा सबक कि जिंदगी भर वो याद रखेंगी। आइए आपको सुनाते हैं ये दिलचस्प लेकिन सबक आमूज कहानी कि हम सब की इस्लाह हो जाए। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इसके बेल को जरूर दबाएं। किचन से उठती हुई खाने की मजेदार खुशबू से मैंने अंदाजा लगा लिया आज कोई मेहमान हमारे घर आ रहा है। वरना अम्मी और किचन में ये कैसे हो सकता है। वो तो हर वक्त टीवी देखती रहती थी। उन्होंने कभी अब्बू को नाश्ता नहीं दिया क्योंकि वो रात गए तक ड्रामे देखती और सुबह देर तक सोकर उठती। और जब से बुआ ने किचन संभाला था, अम्मी तो किचन में जाती ही नहीं थी। तो फिर ये कौन मेहरबान हस्ती है जिनकी वजह से मेरी माँ आज किचन में खाना बना रही है। मैंने अम्मी से पूछ ही लिया, अम्मी कि आज कोई मेहमान आ रहा है। अम्मी ने कहा कि बहुत खास मेहमान। या अल्लाह, पाँव तक लरस गए। अभी तो मैं 18 की भी नहीं हुई और अम्मी को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। मैंने दिल में सोच लिया कि मैं अम्मी को साफ इनकार कर दूंगी कि अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना है। लेकिन जब मैंने अम्मी से ये बात कही तो मेरी अम्मी ने कहा, पागल हो गई हो, कोई तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं आ रहा है, बल्कि मेरी बहुत पुरानी सहेली आ रही है। और जब मैंने पूछा ऐसी कौन सी सहेली है जिनका जिक्र आपने कभी किया ही नहीं। तौबा है, तुम तो बाल की खाल निकालने बैठ जाती हो। भाई, वो मेरी बचपन की सहेली है। शादी होकर चली गई थी यहाँ से, फिर वहां जाकर इसकी तलाक हो गई। शोहर के साथ वो नहीं थी, अपनी वालदा की खिदमत करती रही। इंग्लैंड में ही रहती थी। वालदा का इंतकाल हो गया तो अब इसने कहा कि वापस आ रही हूँ। वापस आएंगी तो किसके पास ठहरेंगी। तुमने फिर से सवाल करना शुरू कर दिए। भाई, इसका भाई है, इसके पास ही रहेंगी। मुझसे तो मिलने आ रही हैं। और फिर जब फरजाना आंटी आई तो मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ग्रेसफुल औरत नहीं देखी थी। अम्मी ने बताया था कि मैं और आंटी स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ती थी। इसका मतलब था वो दोनों हम उम्र ही होंगी। लेकिन फरजाना आंटी अम्मी के मुकाबले में कम उम्र और जवान नजर आ रही थीं। इनकी बातें करने का अंदाज बड़ा दिलचस्प था और बड़ा दिलनशीन था। इनकी मुस्कुराहट बड़ी जानदार और हंसी में खास खनक थी। मैं तो पहली नजर में इनकी गर्विदा हो गई। मुझसे आज तक किसी औरत ने इतनी मोहब्बत और अपनायत से बात नहीं की थी। यहाँ तक कि अम्मी ने भी नहीं। वो शाम तक हमारे घर पर रहीं। हम भी चाहती थी कि वो अब्बू से मिल लें। हमारे अब्बू जो हर वक्त काम में मसरूफ रहते थे, कभी उन्होंने अम्मी से सीधे मुंह बात नहीं की थी। हर वक्त काम काम इनके जहन में रहता था। कभी वो लंच में हमारे साथ नहीं बैठे। जैसे ही आते अपने कमरे में चले जाते। हमने भी अब्बू को कभी हंसकर बात करते हुए नहीं देखा था। और जब वो आए तो उन्होंने फरजाना आंटी को देखकर कमरे में जाने की बजाय वहीं पर डेरा जमा लिया। और मुझे हैरानगी हुई इस बात पर कि अब्बू इनकी कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। और जिंदगी में मैंने पहली बार ये मंजर देखा था कि अब्बू ने हंसकर हमारे घर में किसी से बात की हो। अम्मी ने चाय बनाने के लिए बुआ को कह दिया था। हमेशा की तरह कुछ देर बाद फरजाना आंटी हमारे घर से चली गई। अम्मी इनको एक दो रोज रोकना चाह रही थीं, बकौल इनके दिल नहीं भरा था। और अम्मी ने मुझे जो कहानी सुनाई फरजाना आंटी की, मुझे इनसे हमदर्दी होने लगी थी। अब तो फरजाना आंटी से हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि हर दूसरे तीसरे रोज हमारे घर आने लगी थीं। इनकी वजह से काफी रौनक हो गई थी। वो कॉलेज से आते हुए हमारे घर आ जाती, अक्सर रात का खाना खाकर वापस जाती और काफी सामान लेकर आती। हम लोगों से तो खैर वो बेतकल्लुफ हो गई थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि अब्बू का मूड बहुत अच्छा रहने लगा था। मुझे अब्बू के रवैये पर बड़ी हैरत होती थी और शक भी होता था। वो तो किसी को मुंह नहीं लगाते थे। फरजाना आंटी बहुत खुशकिस्मत थी कि अब्बू इन्हें लिफ्ट कराने लगे थे। एक दिन फरजाना आंटी आई तो खासी परेशान नजर आ रही थी। अम्मी के पूछने पर उन्होंने बताया कि भाभी को इनका वजूद अपने घर में बर्दाश्त नहीं है। वो इन्हें फिर से तंग करना शुरू हो चुकी हैं, जबकि वो अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा इनके हाथ पर रख देती हैं। बच्चों का ख्याल भी रखती हैं, लेकिन फिर भी वो नागवार सी शक्ल बनाती रहती हैं। अम्मी को इनके हालात जानकर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने इसरार करके आंटी को रोक लिया। वो एक हफ्ता यहाँ पर रहीं। इन्हें बैठकर खाने की आदत नहीं थी। वो सुबह सवेरे उठ जाती और बुआ के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करती। अम्मी को देर तक सोने की आदत थी, इसीलिए वही हम लोगों के लिए नाश्ता तैयार करती।
अब्बू को दफ्तर जाने की जल्दी होती थी, इसीलिए वो स्लाइस और चाय पर ही गुजारा कर लेते। पहले रोज आंटी ने इनके सामने पराठा और आमलेट रखा तो बहुत हैरान हुए। शायद शादी के बाद पहली बार नाश्ते में इन्हें ये नेमत नसीब हुई थी। और जब वो चली गईं तो हमारी जिंदगी में फिर से वही सूनापन लौट आया। अब्बू मजीद चिड़चिड़े हो गए। उन्होंने एक बार फिर हमसे ताल्लुक खत्म कर लिया। कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि वो नाश्ता किए बगैर ही घर से चले गए, लेकिन अम्मी को इस बात की परवाह नहीं थी। मैंने एक बार अम्मी से कहा कि अम्मी आप अब्बू का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, तो कहने लगी वो कोई बच्चे नहीं हैं, वो अपने हाथ से नाश्ता कर सकते हैं। हर चीज तो होती है घर में। और मैं अम्मी को बस देखती रह गई कि वो ये क्या कह रही हैं। अपने हाथों से अपना घर तबाह कर रही हैं। और चंद दिनों बाद फरजाना आंटी दोबारा आ गई। इस मर्तबा वो एक हफ्ते के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपने भाई का घर छोड़कर आई थीं। और मुस्तकिल हमारे घर इनको रहना था। अम्मी तो बहुत खुश हुई। अम्मी के साथ साथ हमारे अब्बू की जो खुशी थी वो मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दाल में कुछ काला था। आंटी ने अम्मी के एहसान का बदला यूं चुकाया कि मेहमान की बजाय घर की फर्द बन गई। सुबह उठकर अब्बू को अंडे और पराठे का नाश्ता देती, हमारा ख्याल रखती। बुआ ने एक दिन मुझे समझाया, बेटा अपने घर में यूं किसी गैर औरत को जगह दे देना अच्छी बात नहीं है। अपनी अम्मी को समझाओ, अपने शौहर को इस तरह किसी औरत के हवाले नहीं करते, चाहे वो इसकी दोस्त ही क्यों ना हो। क्या करूं बुआ, अम्मी ने तो आंखें बंद की हुई हैं। फरजाना आंटी के सहर में मुब्तला हो चुकी हैं। बुआ और मैं अम्मी को कैसे समझा सकती हैं। वो तो सुनती ही नहीं है, हर वक्त सोती रहती हैं या टीवी देखती रहती हैं। और फिर जब इत्तेफाक से बुआ को छुट्टी पर जाना पड़ गया तो अम्मी तो किचन में काम करती ही नहीं थी। इनके हाथ पैर फूल गए। फरजाना आंटी ने इस मौके पर अपना रोल अच्छी तरह निभाया। वो घर के काम भी करती थीं, किचन को भी संभालती थीं, जॉब भी करती थीं और फिर भी फ्रेश रहती थीं। इतनी खूबसूरत वो ड्रेसिंग करती थी, मैं अब्बू की आंखें देखती रह जाती, जो हर वक्त इनका मुहासरा किए हुए होती थीं। अब्बू ने कभी अम्मी की तरफ देखा तक नहीं था और फरजाना आंटी को वो टुकर टुकर देखते थे। और फिर ये होने लगा कि फरजाना आंटी जो हमारे साथ दोपहर में खाना खाती थीं, अब वो लंच टाइम पर हमारे साथ नहीं होती थीं, बल्कि जब वो आती थी तो इनके हाथ में बड़े बड़े शॉपर होते थे और इसमें खाना होता था। मैं बच्ची थी, लेकिन मेरी छठी हिस्स बहुत कुछ बता रही थी। न जाने क्यों अम्मी को नजर नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन मेरा शक यकीन में बदल गया, जब फरजाना आंटी किसी काम से किचन में गई हुई थी और इनका मोबाइल फोन टेबल पर रखा हुआ था। मैं मैगजीन पढ़ रही थी, इनकी कॉल आ रही थी। मैंने बेध्यानी में जब कॉल की तरफ देखा तो वो अब्बू का नंबर था। फिर तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने फोन उठा लिया और खामोश रही। अब्बू की आवाज थी। अब्बू ने कहा कि फरजाना 5 बजे तक उसी रेस्टोरेंट में आ जाना जहां पर हम लंच किया करते हैं। मैं भी वहीं आ रहा हूँ। आज फिल्म देखने का मूड है। इसके बाद किसी अच्छे होटल में डिनर करेंगे। उसी वक्त आंटी आ गईं और मैंने खामोशी से इन्हें फोन पकड़ा दिया। उन्होंने कहा, क्या बात की अब्बू ने इनसे। मैंने कहा, ये मैं नहीं जानती। कमरे में आकर मैं खूब रोई। हमारे घर में ये कैसा खेल खेला जा रहा था। अम्मी की बेपरवाही, बेखबरी और आंटी पर अंधा एतबार रंग लाया और आंटी ने वो काम कर दिखाया जिसकी किसी सहेली से तवक्का नहीं की जा सकती थी। अम्मी तो ये सुनकर ही पागल हो जाएंगी, लेकिन मुझे इनको बताना था। और फिर जब मैंने अम्मी को बताया तो इनके पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी अपनी सहेली जिसको मैंने अपना क्या कुछ समझा था, इस पर रहम किया, हमदर्दी की, अपने घर में इसको जगह दी। इसने मेरे शोहर पर ही डाका डाल दिया। मेरे घर पर कब्जा करना चाहती है, रंगरलियां मनाई जा रही हैं मेरी पीठ पीछे। चलो सामान बांधो और चलो नाना के घर जाना है। नहीं अम्मी, ये मुनासिब नहीं होगा। इस तरह तो आप मैदान खुला छोड़ जाएंगी। अब्बू तो वैसे ही हमसे उखड़े उखड़े रहते हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहाँ से जाने पर वो तो फरजाना आंटी की जुल्फों के असीर हो चुके हैं। फिर क्या किया जाए। अम्मी, हमें ऐसी तरकीब करनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। आपको अपने मामूलात चेंज करने होंगे। आप सुबह जल्दी उठें, अब्बू को नाश्ता बना कर दें, घर का ख्याल रखें, जैसे एक औरत अपने घर का ख्याल रखती है। अबाबील की तरह लापरवाही और काहली छोड़ दीजिए। अम्मी मुझे गुस्से से देखने लगी, लेकिन उस वक्त वो उलझी हुई थी, इसलिए मेरी बात इनको बुरी नहीं लगी। और फिर वाकई अम्मी ने पूरा किचन भी संभाल लिया, घर भी संभाल लिया। और जिस दिन वो नाश्ता बना रही थी, सुबह फरजाना आंटी आई हमेशा की तरह और देखा कि नाश्ता तैयार है तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अरे तुम क्यों उठ गई, सोती रहती, बना देती मैं।
अम्मी कहने लगी, नहीं, तुम तो मेहमान हो, मेहमान बनकर आई हो। और फिर ये तो बताओ मुझे, कब जा रही हो? क्या कोई घर का इंतजाम हुआ? इससे पहले कि फरजाना आंटी कुछ कहती, अब्बू पीछे से आ गए और चीख कर कहने लगे कि कहीं नहीं जाएंगी, कि मेरा घर है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलती है और मेरा ये हुक्म है कि फरजाना को यहाँ से कोई जाने के लिए नहीं कहेगा। और शाम में मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, तैयार रहना तुम सब। शाम में जब अब्बू आए, अम्मी को फौरन कमरे में बुला लिया और बगैर चूं चरा के उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो फरजाना आंटी से शादी कर रहे हैं, क्योंकि अम्मी अपने फराइज पूरे नहीं कर पा रही। ना वो अच्छी बीवी हैं, ना वो अच्छी माँ है। फिर कहा कि तुम खुद तो खाना नहीं बनाती, बल्कि नौकरों के हाथ का खाना खाकर मैं तंग आ चुका हूँ। फरजाना इनकी वीरान जिंदगी में बाहर की मानद आई है और इन्हें पहली बार इस घर में किसी औरत की मौजूदगी का एहसास हुआ है। इनके लिए अम्मी का वजूद ना होने के बराबर था। अम्मी बहुत रोईं, गिड़गिड़ाईं, अब्बू के आगे हाथ जोड़े, माफिया मांगी, आइंदा के लिए इनकी खिदमत करने का वादा किया, लेकिन पानी सर से ऊंचा हो चुका था। अब्बू पूरी तरह फरजाना के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने अम्मी की कोई बात नहीं सुनी, बल्कि साफ साफ अपना अटल फैसला सुना दिया और फिर उन्होंने शादी कर ली और दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। अम्मी ने तैश में आकर नाना को फोन कर दिया तो नाना ने बजाय अम्मी की बात मानने के कह दिया कि तुम्हारा कसूर है। क्यों देर तक सोती रहती थी, क्यों अपने शौहर का ख्याल नहीं रखती थी, क्यों घर नौकरों पर छोड़ा हुआ था। आज देख लो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। अम्मी का कोई भी नहीं था और उस वक्त मैं ही थी जो अम्मी को तसल्ली दे सकती थी। अब्बू औलाद की जिम्मेदारी से गाफिल नहीं रहे, बल्कि हफ्ते में एक दो बार चक्कर लगाते थे। मैं देख रही थी कि अब्बू काफी परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने अब्बू से कुछ पूछा नहीं। अम्मी तो इनसे इतनी नफरत करती थी कि इनके सामने भी नहीं आती थी। और जब अम्मी से मैंने ये बात कही तो अम्मी ने कहा कि हाँ, बद्दुआ जो दी है मैंने, जिंदगी भर सुकून नहीं मिलेगा इस आदमी को और मेरी इस दोस्त को। और फिर फरजाना आंटी ने फरमाइश कर दी अब्बू से हमारा एक मकान अपने नाम करने की। अब्बू तो इनके हुस्न में ऐसे डूबे हुए थे, इश्क में आकर उन्होंने मकान इनके नाम करने के लिए वकील को अपने घर बुलवा लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस मकान में पहली बीवी और बच्चों का भी हिस्सा है। वकील जब आया तो इसने फरजाना आंटी को देखकर अजीब सी शक्ल बनाई और कहने लगा, आपका शनाख्ती कार्ड कहाँ है? अब्बू तो अपना शनाख्ती कार्ड दे चुके थे। फरजाना आंटी आए बाएं शाएं करने लगी। कहा कि क्या ये जरूरी है, शनाख्ती कार्ड? उस वक्त तो फरजाना आंटी से वकील ने कहा कि शनाख्ती कार्ड के बगैर तो कब्रें भी नहीं मिलती हैं बीबी, आप तो पूरा घर अपने नाम करवा रही हैं। तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि मेरे भाई के घर है, वो मैं कल ले आऊंगी। फिर वकील ने कहा कि ठीक है, जब आप शनाख्ती कार्ड लाएंगी उस वक्त ही ये घर आपके नाम होगा। वकील अंकल ने उस वक्त अपनी समझदारी से जो काम किया, इसने हम सबकी जिंदगी बचा ली और अब्बू को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। और फिर दूसरे दिन वकील अंकल ने अब्बू को जो खबर सुनाई, अब्बू तो गहरे सदमे में आ गए। इसने ऐसा किया, इनके साथ इनकी क्लाइंट की बीवी थी और इसी तरह इस क्लाइंट को लूट कर दौलत अपने नाम करके लाखों रुपए अकाउंट से खाली करवा कर तलाक ले चुकी थी। और अब वो अब्बू के साथ भी यही करना चाहती थी, इसीलिए शनाख्ती कार्ड वो अपना नहीं दे रही थीं। अब्बू ने वकील अंकल की बात सुनकर अपना सर पकड़ लिया और कहा कि गजब हो गया, मेरा इसका तो जॉइंट अकाउंट है बैंक में, इसका मतलब वो रकम निकाल सकती है वहां से। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि 20-25 लाख बैंक में पड़े हुए थे। मैनेजर को फौरन अब्बू ने उसी वक्त फोन किया। बैंक मैनेजर ने जो जवाब दिया सुनकर अब्बू के होश उड़ गए। वहां से रकम निकाली जा चुकी थी, बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था। फरजाना 2 दिनों का कहकर गई थी, लेकिन वो कभी नहीं लौटी। सिर्फ खत आया अब्बू के नाम, अहमद साहब, मुझे अफसोस है मेरा मंसूबा अधूरा रह गया। घर अपने नाम करवाना चाहती थी, लेकिन आपके वकील ने ऐन वक्त पर मुझे पकड़ लिया तो मुझे घर से जाना पड़ा। तहम आपके अकाउंट से निकाली हुई रकम काफी दिनों तक मेरे काम आएगी और आपका मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस कागज पर मेरे भाई का एड्रेस है, तलाकनामा इसी पते पर भेज दे, मुझे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। और चूंकि ज्वाइंट अकाउंट होने की वजह से रकम निकालने की हकदार मैं भी थी, इसीलिए आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मेरी वजह से मेरी अजीजो जान सहेली को जो अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी है, इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। मेरी दुआ है वो अपने घर में खुश रहे और आबाद रहे। अब्बू के पास अब दुख और परेशानी के सिवा कुछ नहीं बचा था। वो शर्मिंदा शर्मिंदा से हमारे घर आए, माफी तलाफी करके हम सबको अपने साथ ले गए।
फरजाना आंटी ने इन्हें और अम्मी को ठीक ठाक सबक सिखाया था। अब्बू के रवैये में हैरत अंगेज तब्दीली आ चुकी है और वो घर आने के बाद सारा वक्त हम लोगों के साथ गुजारते हैं। मैंने जो कहा कि मसीहा बनकर वो हमारी जिंदगी में आई तो मसीहा ही तो थी, वो जो हमारे घर के बिगड़े हुए निजाम को सुधार गईं। कुछ रकम ही तो लेकर गई हैं, मगर अम्मी की भी जो बुरी आदतें थीं वो अब ठीक करके वो जा चुकी थीं। अम्मी समझ चुकी थीं कि इन्हें अपना घर कैसे चलाना है और अब्बू को कैसे संभालना है।